वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत खुश होंगे और सही से अध्ययन कर रहे होंगे। आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसका हम सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू एंड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे लगभग 40% सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन में। इससे ज़्यादातर प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले इसके सिलेबस को, कंटेंट्स को जानेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो शुरुआत हुई थी, कैसे हुई थी, किस प्रकार इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया गया, किस प्रकार इसकी खोज हुई, उसको समझते हैं। उसके बाद कार्बन इट्स प्रॉपर्टी, कार्बन के प्रॉपर्टी को समझते हैं, क्या कारण है कि कार्बन इतने कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। उसके बाद होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे, कुछ आइसोमेर्स का भी टॉपिक रिलेट करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ कंपाउंड पढ़ेंगे जिसमें कि हम एसिटिक एसिड और अल्कोहल पढ़ेंगे। उसके बाद सोप एंड डिटर्जेंट भी पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत छोटे छोटे और टॉपिक है जिसके इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत किस प्रकार हुई, इस बात का अध्ययन करेंगे। तो सामान्य तौर पर पहले के ज़माने में जो केमिस्ट्री का, जो केमिकल्स का प्रयोग किया जाता था, चाहे यूनानी पद्धति हो या आयुर्वेदिक पद्धति हो, मेडिसिन के रूप में किया जाता। चाहे मिनरल से प्राप्त करें या जीव जंतु से कहीं से प्राप्त करी जाती थी, या फिर पौधे के छाल से प्राप्त करते थे, पत्तियों से प्राप्त करते थे। इसका प्रयोग मेडिसिनल यूज के लिए किया जाता है या कुछ रंग पेंट के लिए किया जाता था। लेकिन समय के साथ साथ इसका विकास हुआ और केमिस्ट्री का आज हर जगह, हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए इस बात को समझने के लिए हम सब सिलसिलेवार ढंग से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझते हैं। ये बहुत ही फंडामेंटल बेसिक जानकारी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं कि सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नामकरण कैसे किया गया। तो सबसे पहले किसी भी कंपाउंड को सब्सटेंस के रूप में समझा जाता था, किसी भी सब्सटेंस के रूप में जाना जाता था कि वो सब्सटेंस होता है, जिसको आज के तौर में हम कंपाउंड बोलते हैं, उसको पहले सब्सटेंस के रूप में समझा जाता था केमिस्ट्री के क्षेत्र में। तो सर्वप्रथम एक निकोलस लेमड़ी ने 1675 ईस्वी में सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन किए थे। उन्होंने बताया कि सब्सटेंस 3 प्रकार के होते हैं। सब्सटेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट को कहते हैं मिनरल सब्सटेंस, दूसरे को कहते हैं एनिमल सब्सटेंस, और तीसरा होता है जो प्लांट सब्सटेंस। इसके क्लासिफिकेशन के आधार पर जो चीज़ अर्थ से, रॉक से या पहाड़ों से आते थे या अन्य किसी चीज़ जगह से आते थे, उनको रखा गया मिनरल सब्सटेंस। दूसरा एनिमल सब्सटेंस, जो जीव जंतु के शरीर में फॉर्मेशन होते हैं या उसके द्वारा बनाया जाता था, उससे जो केमिकल्स प्राप्त होते थे, उससे जो सब्सटेंस प्राप्त होते थे, उसको कहते था एनिमल सब्सटेंस। तीसरा था प्लांट सब्सटेंस, जो पेड़ पौधों के छाल, पत्तियों, रस से जो प्राप्त केमिकल कंपाउंड होते थे, सब्सटेंस होते थे, उनका नामकरण रखा गया प्लांट सब्सटेंस। लेकिन समय के साथ साथ बढ़ता चला गया और देखा गया कि एनिमल सब्सटेंस और प्लांट सब्सटेंस का एक नाम रखा गया, क्योंकि ये दोनों लिविंग थिंग्स थे, तो लिविंग सब्सटेंस से आते थे। ये लिविंग सब्सटेंस है, लिविंग थिंग से प्राप्त होता था, इसीलिए इसका नाम रखा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा गया। और चूंकि ये नॉन लिविंग थिंग से आते थे, इसीलिए इसका नाम रखा गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका नामकरण, ये दोनों का नामकरण दिए थे
बर्जीलियस के द्वारा दिया गया, जिसका हम अध्ययन आगे हम करते हैं। तो बर्जीलियस 1809 ईस्वी के आसपास ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किए थे। 1809 ईस्वी के आसपास तो उन्होंने, जो एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, दूसरा स्वीडिश केमिस्ट बर्जीलियस ने कंपाउंड को, ये सब्सटेंस को, कंपाउंड को दो रूप में समझते थे। फर्स्ट को उन्होंने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये था 1809 ईस्वी के आसपास। ऐसे 1809 ईस्वी में 15 ईस्वी में वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था। इसने रखा था, फर्स्ट का नाम रखा था ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये लिविंग थिंग से आते थे, और दूसरा रखा गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि नॉन लिविंग थिंग से आते थे, लिविंग थिंग से जो मेनली आते थे, उसमें दो पार्ट होते थे। एक होते थे, इसमें आते थे, एक प्लांट किंगडम आते थे, प्लांट किंगडम, और दूसरा जो होता था एनिमल किंगडम से आते थे, एनिमल किंगडम से आते थे। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स था वो लिविंग थिंग्स में या तो पेड़ पौधे से प्राप्त होते थे, या जीव जंतु के द्वारा प्राप्त होते थे, या उसकी बॉडी के अंदर में बनाया जाता था। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे नॉन लिविंग थिंग से आते थे, जैसे अर्थ क्रस्ट से आते आगे, पहाड़ से आगे, और अन्य जो इसमें कि सजीव, जिसमें कि कोई जीवीय शक्ति नहीं थी, मृत थे, उससे जो प्राप्त होता था, उन्होंने उसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा। इसके विस्तृत अध्ययन करने के बावजूद बर्जीलियस ने 1815 ईस्वी में एक वाइटल फोर्स थ्योरी दिया। उन्होंने ये कहा, क्योंकि जब वो विस्तृत अध्ययन कर रहे थे कि प्लांट किंगडम का, एनिमल किंगडम से ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो देख रहे थे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है या तो प्लांट किंगडम से आते हैं या तो एनिमल किंगडम से आते हैं, मतलब ये सजीव जगत के से आते हैं। तो उन्होंने कहा कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका फॉर्मेशन सजीवीय सेल में ही हो सकते हैं, इसे लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है। मतलब इसको एक स्पिरिचुअल शक्ति, इस एक वाइटल फोर्स, एक स्पिरिचुअल शक्ति के द्वारा ही इसे बनाया जा सकता, इसे लेबोरेटरी में नहीं बनाया सकता। उस थ्योरी को उन्होंने नाम रखा था वाइटल फोर्स थ्योरी। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि वाइटल फोर्स थ्योरी होता क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वाइटल फोर्स थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है वाइटल फोर्स थ्योरी। आप राइट डाउन करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, और कहीं पर, क्योंकि जब तक राइट डाउन नहीं करेंगे तो आप सही तरीके से उसे समझ नहीं सकेंगे। तो सबसे पहले उसको हम राइट डाउन करेंगे। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, जो बर्जीलियस के द्वारा 1815 ईस्वी में जो दिया गया, उसको कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक compounds are formed in living cell. It is not possible to prepare in laboratory. उन्होंने कहा कि वाइटल फोर्स जो शक्ति है, ये बताता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है, ये किसी स्पिरिचुअल पावर के द्वारा ही हो सकता है, इसको किसी भी लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है। और ये जब थ्योरी उन्होंने दिया,
तो ये साइंटिस्ट के लिए बहुत सराहनीय था। लोगों ने सही से समझा कि सही बात है, इसको नहीं, क्योंकि उस समय जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे या तो प्लांट किंगडम से आते थे या तो एनिमल किंगडम से आते थे। तो लोगों ने इस बात को, बहुत तथ्य को समझा और बहुत दिन तक इनकी मान्यता बरकरार रही। लेकिन इस थ्योरी को, इस शक्ति को, इस पावर थ्योरी को तब धक्का लगा जब 1828 में बोहलर ने, जब 1828 ईस्वी में बोहलर ने दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका नाम था अमोनियम क्लोराइड और पोटासियम साइनेट को जब गर्म करने से रिएक्शन करा रहे थे तो अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ। अमोनियम साइनेट प्लस पोटासियम क्लोराइड, अमोनियम साइनेट जो प्राप्त हुआ, इस अमोनियम साइनेट को गर्म कर रहे थे तो प्राप्त हुआ, हमें यूरिया प्राप्त हुआ, NH2CO NH2 प्राप्त हुआ। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखिए, उन्होंने बोहलर ने बनाया कि दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, चूंकि अमोनियम क्लोराइड और पोटासियम साइनेट दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको रिएक्शन कराने से जो अमोनियम साइनेट प्राप्त हुआ, इसको गर्म करने से हमें जो प्राप्त होता है, जो कंपाउंड प्राप्त होता है यूरिया, ये कंपाउंड आपका नाम है यूरिया है, जो इस कंपाउंड प्राप्त होता है यूरिया, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो तब लोगों को धक्का लगा, तब वो जो बर्जीलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी था उसको धक्का लगा कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिर्फ लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं, ये ह्यूमन सेल में ही नहीं या प्लांट सेल में ही नहीं, ये लेबोरेटरी में ही बनाए जा सकते हैं। तब लोगों ने इस ओर प्रयास करना शुरू किया, इस ओर प्रयास करने की शुरू किया और विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने बनाना शुरू किया। इसके बाद जो बनाने लगे थे उसमें उसके बाद नाम आता है हरमन कॉल्वे का नाम आता है। हरमन कॉल्वे ने 1845 ईस्वी में एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन लेबोरेटरी में कर दिया। CH3COH मीन्स एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन लेबोरेटरी में कर दिया। ये भी वाइटल फोर्स थ्योरी को काट दिया कि नहीं, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन लेबोरेटरी में किया जा सकता है, ये जरूरी नहीं कि ह्यूमन सेल में बने। उसके बाद बर्थलेटो ने 1856 ईस्वी में मीथेन का फॉर्मेशन कर दिया। तब लोगों को लगा कि नहीं, वाइटल फोर्स थ्योरी जो है गलत है, हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बना सकते हैं। आज के दौर में हम देखते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, और उसका सही रूप से काउंट करना संभव नहीं है, अप्रॉक्स 20 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिसको कि आज हम अध्ययन करते हैं। तो इस सारे जो चीज़ अभी तक हम अध्ययन किए हैं, ये आते हैं हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं कि एक सिलसिलेवार ढंग से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, कैसे लोग ऑर्गेनिक, तो ये जो ऑर्गेनिक और केमिस्ट्री का नामकरण दिया हुआ है सो किसके द्वारा दिया गया है? बर्जीलियस के द्वारा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नामकरण किया गया है किसके द्वारा किया गया है? बर्जीलियस के द्वारा। बर्जीलियस ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नामकरण किया है। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग सही रूप से समझ चुके होंगे। अब हम पार्ट सेकेंड में कार्बन और उसके प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे और आगे पढ़ेंगे। नमस्कार साथियों।